गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही एडवांस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। ये केमिस्ट्री का बहुत ही एडवांस ब्रांच है। आज एक एक करके हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं, इसी को हिंदी में संकुल यौगिक भी क्यों कहते हैं। आज हम लोग इस केमिस्ट्री के अलग ही तरह का एक ब्रांच देखेंगे जिसमें सिंपल कंपाउंडों की चर्चा भी करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की चर्चा करेंगे। अब सवाल आता है कि आखिर सिंपल कंपाउंड या सिंपल यौगिक तो हम लोग बहुत पढ़े, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स यौगिक क्या है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसके सबसे पहले एक स्वीडन का रहने वाला केमिस्ट्री का जानकार अर्थात स्वीडिश केमिस्ट जिसका नाम अल्बर्ट वार्नर था, उसको इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है। इसलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पिताजी का ही नाम है अल्फ्रेड वार्नर अर्थात फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या इसका एक दूसरी उपाधि है जिसको हम लोग ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। मतलब केमिस्ट्री के दादाजी या इस एडवांस केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पिताजी के फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको कहते हैं, स्वीडिश केमिस्ट अल्फ्रेड वार्नर। अब सवाल आता है कि आखिर ये जब कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये नाम से कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारे जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आपने प्लांट को जीवित रहने के लिए नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, सुने? क्या है क्लोरोप्लास्ट? मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है। मतलब मैग्नीशियम के द्वारा बनाया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही नाम है क्लोरोप्लास्ट। आप जानते हैं इसके बिना, या क्लोरोफिल का नाम सुना? क्लोरोफिल भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही पार्ट है। या हम लोगों के शरीर में आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन, आप जानते हैं ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो पता नहीं डॉक्टर कितनी सारी दवाइयां आपको खिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। आपने नाम सुना होगा विटामिन में सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है B12 जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो सोचिए इतने हमारे जीवन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है पढ़ना। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। कहता है कि आखिर इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों रखा गया, क्योंकि आप जानते हैं अगर आणविक बॉन्ड से कोई कंपाउंड बनता है तो आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है तो कोवैलेंट कंपाउंड। उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोई कंपाउंड बने तो उस कंपाउंड का नाम क्या रखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, जिसमें एक लोन पेयर किसी एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को दिया जाता है, जिसका सिंबल हम लोग एरो के निशान, तीर के निशान से दिखाते हैं। जिसमें इधर जो होता है उसको हम लोग डोनर कहते हैं, मतलब दाता कहते हैं, और इधर जो लेता है इसको एक्सेप्टर कहते हैं, मतलब ग्राही कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग दाता कहते हैं और इसको ग्राही कहते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड से कोई भी कंपाउंड बनाया जाएगा उसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सवाल होता है कि इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं, तो कहता है कि इस कंपाउंड के अंदर एक ऐसे पार्ट की रचना होती है जो पार्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, अर्थात अपने आयंस में डिवाइड नहीं होता, अर्थात अपनी आइडेंटिटी को परमानेंट बना कर रखता है, अपनी पहचान को खत्म नहीं करता। और वैसे पार्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, इसीलिए इसका एक नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रखा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कंसेप्ट पढ़नी है उसका नाम है वही अल्फ्रेड वार्नर। इसीलिए इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं वार्नर्स थ्योरी। अब ये वार्नर साहब ने सबसे पहले लोगों को बताया कि ऐसे मेटल आयंस, इसको हम लोग सेंट्रल मेटल आयंस कहते हैं, जिनके पास दो तरह के टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी होती है, जिसमें एक को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं और दूसरे को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। इसका मतलब इस तरह के कंपाउंड का निर्माण जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट करता है। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो लोग करते हैं। क्यों? उनके पास एक से ज्यादा वैलेंसी या संयोजकता होती है, तो वो प्राइमरी वैलेंसी से सिंपल आयोनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं और अपने सेकेंडरी वैलेंसी से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जो या तो न्यूट्रल उदासीन या निगेटिव ऋणात्मक परमाणु होते हैं, जिन्हें हम आगे चलकर लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिगेंड्स कहते हैं। इसका मतलब उन्होंने बताया कि एक मेटल लिगेंड्स के द्वारा, मतलब लिगेंड से ही खुद लोन पेयर लेकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इसको हम लोग एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो इसी हिस्से को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से जानते हैं और इसके जो बाहर या तो लेफ्ट साइड हो सकता है या तो बाहर राइट साइड हो सकता है, इसको हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। और इस बीच वाले हिस्से को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मतलब कि हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो हिस्सों में बटा रहता है। एक जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जिसमें हमारा मेटल्स अपने लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और दूसरा हिस्सा जो इस बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है जिसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, इसमें सिंपल आयोनिक बॉन्ड के द्वारा आयोनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। इसका मतलब ये बाहर वाला हिस्सा तो आयोनाइजेबल होता है, अर्थात पानी में घुलनशील होता है, बट ये वाला हिस्सा पानी के अंदर नॉन आयोनाइजेबल होता है और ये अपनी आइडेंटिटी को कभी खत्म नहीं करता है। इसी कारण से इसे कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो अल्बर्ट वार्नर साहब हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी दी। जैसे एक कंपाउंड एग्जांपल के रूप में लेते हैं, बराबर ही बनते रहता है K4FeCN6। इसमें आप देखेंगे, आपको पहले भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए थे, तो ये आयरन अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप देखो इस वाले हिस्से को अभी आपसे बताए थे, ये आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसलिए इस पार्ट का नाम है आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या नाम है बेटा? आयोनाइजेशन स्फीयर, जो वाटर में घुलनशील है। इस वाले का नाम है, ये जो आयरन है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयंस। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन।
ये जो CN है इसी को हम लोग कहते हैं, अभी बताया था, इसका नाम है लिगेंड्स। क्या नाम है? लिगेंड्स। जो इसके साथ किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसलिए इस वाले हिस्से को जिसमें आयरन और साइनाइड है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर और इस वाले को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दो हिस्सा, आयोनाइजेशन स्फीयर जो डिसॉल्व हो जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो डिसॉल्व नहीं होता, नॉन आयोनाइजेबल होता है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और ये जो आप संख्या देख रहे हैं इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर, जो क्या बताता है? इसकी ज्यामिति बताता है। क्या बताता है? ज्यामिति को बताता है। ज्यामिति मतलब आप जानते हैं शेप, साइज, स्ट्रक्चर, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? ज्योमेट्री को बताता है। किसको बताता है? ज्योमेट्री को बताता है। और ये जो आप +2 देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको अगर हम डिफाइन कर दें तो आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। किसके बीच? सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच। और ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स पार्ट बनता है, जो कहाँ रहता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहता है। और लिगेंड की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जो क्या बताता है? इस पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताता है। और मेटल पर जो चार्ज रहता है, नेट चार्ज रहता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और इसके बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्लियर है? तो अब हम लोग अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अननोन थे, अब धीरे धीरे हमें इनकी जानकारियां पढ़ने लगे। तब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं वार्नर थ्योरी। क्या पढ़ते हैं बेटा? वार्नर थ्योरी। अब वार्नर साहब ने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम या आयंस है वो अपनी दो तरह की वैलेंसी का इस्तेमाल करता है। एक वैलेंसी से वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है और अपनी दूसरी वैलेंसी का इस्तेमाल करके वो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब वैसे तत्व या वैसे मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रचना कर सकते हैं जिनमें मोर देन वन वैलेंसी, एक से ज्यादा संयोजकता होती है, जिसमें पहली संयोजकता को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं और दूसरी संयोजकता को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, जिससे वो प्राइमरी वैलेंसी की मदद से आयोनिक बॉन्ड बनाता है, जिससे आयोनाइजेशन स्फीयर बनता है और अपनी सेकेंडरी वैलेंसी का इस्तेमाल करके वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो किसके साथ बनाता है? लिगेंड के साथ बनाता है, जो कहाँ रहता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कॉम्प्लेक्स पार्ट के रूप में रहता है। क्लियर? ये सारी बातें किसने बताया था? वार्नर थ्योरी ने बताया।